मुझे खुशी है आज हमारे जोनल मैनेजर हैं आरपी यादव जी, वो भी साथ जुड़े हैं। तो थैंक यू यादव साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में 2 शब्द आप जरूर कहेंगे हमारे पोली हाउस ग्रोवर्स के लिए। लगभग 26 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। 1 मिनट और वेट करते हैं, 1-2 मिनट वेट करते हैं, तो जितने भी सभी जुड़ जाएं, उसके बाद हम मीटिंग चालू करते हैं। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए आप सभी अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जो मैं कहूँगा कि जो नए किसान जो लगा रहे हैं, अभी जो फसल लगाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आप इसको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा। और आपके अगर कोई भी क्यूरी है तो बिल्कुल उसको बताइएगा हमें। आवाज़ क्लियर है? गुड। लगभग 34 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। हम एक बार शुरुआत करते हैं, इसके बाद में जो भी जुड़ेंगे, अगर कुछ रहेगा तो हम उसको बाद में लेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी पोली हाउस नेट हाउस ग्रोवर जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं। रिवलिस इरिगेशन की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आज चर्चा करेंगे कि अभी जो हमारा जो आगे टाइम आ रहा है, इसमें जो हम खीरा लगाने वाले हैं उसको कैसे लगाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फील्ड प्रिपरेशन टू लास्ट हार्वेस्ट, हर चीज हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे पास टाइम भी है, अभी रात वाला भी नहीं है, तो होम मिनिस्टर का भी शायद किसी को डर नहीं होगा। तो आज दिन अपना है, दोपहर अपनी है, और लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, सोयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप आपस में क्या है, उसके बाद में उसको हम कैसे खेत को तैयार करेंगे, उसकी खेती कैसे करेंगे, उसको इरिगेशन कैसे करेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो वो हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से क्योंकि आप सभी पोली हाउस नेट हाउस ग्रोवर हैं, तो आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। खास करके पोली हाउस जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, इसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड पोली हाउस कहते हैं। नेट हाउस तो ऑटोमेटिक है ही है, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो पोली हाउस के अंदर जो हमारी इसकी जो डायरेक्शन होती है, एक विंड डायरेक्शन, लाइट इंटेंसिटी, इन सब का ध्यान रख के ही हम जो स्ट्रक्चर जो है वो लगाया जाता है। खास करके इसमें नॉर्थ साउथ जो है रोड डायरेक्शन, या इसकी जो गटर की जो डायरेक्शन होती है, ज्यादातर वो नॉर्थ साउथ ही रखी जाती है। इसी तरह से इसमें क्या होता है, क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो वो क्या होता है, उड़ के ऊपर से निकल जाए, इसलिए इसमें ऊपर हम वेंट भी रखते हैं। जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वेंट का साइज भी डिपेंड करता है। तो आप में से जब जो स्ट्रक्चर लगाने वाले हैं, एटलीस्ट 1 मीटर मेरे हिसाब से उसका होता है, अगर जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है। जैसे एक बोबी जी का सवाल भी आया था कि हाई ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करें, या ट्रांसपीरेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम अपटेक ट्रांसपीरेशन से होता है, जैसे कल शाम को हमने डिस्कस किया था। तो कैल्शियम जो ट्रांसपीरेशन है, जब हाई ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपीरेशन रेट कम होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो उसको हमें पोली हाउस के अंदर मैनेज करने के लिए, नेट हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पोली हाउस जिनके लगे हुए हैं, तो वहां पे जो हम वेंट का साइज है उसको भी बड़ा कर सकते हैं। इवन मैंने कई जगह 1.5 मीटर के भी वेंट देखे हैं, क्योंकि जो गर्म हवा होगी वो ऊपर जाएगी उड़ के, हमेशा हल्की होती है। तो ये चीजें सब हमारी डिपेंड करती है जब हम पोली हाउस लगाते हैं उस समय पे ओरिएंटेशन में। अब हम शुरुआत करते हैं कि हमारी मिट्टी से। मैं हालांकि हर स्लाइड में ये ले रहा हूं कि हमारी आदर्श मिट्टी की क्या कंडीशन होनी चाहिए। 25% पानी, 25% हवा,
45% मिनरल मैटर मतलब जिससे हमारी मिट्टी बनी हुई है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को ये अलग चीज है, और एक और कार्बन जो हम कहते हैं वो एक अलग चीज होती है। जनरली हमारे जैविक कार्बन जब हम मिट्टी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जैविक कार्बन देते हैं, वो ऑलमोस्ट 0.75 टू 1 तक अच्छी होती है। लेकिन हमारी मिट्टी में जो मैंने देखा है वो किसी के 0.2 है, किसी के 0.3 है। तो वो ये ऑर्गेनिक मैटर में जो है, और ऑर्गेनिक कार्बन, और कार्बन का जो हमने सीएन रेशो के ऊपर भी चर्चा की थी। सीएन रेशो जो भी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है हमारी मिट्टी में, उसके लिए सीएन रेशो का नेरो होना बहुत जरूरी है। वाइड सीएन रेशो होगा तो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो नहीं होगा, इसीलिए और साथ के साथ जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का हमारी मिट्टी में वो नहीं होगा। तो ये एक आइडियल कंडीशन मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये हमारी मिट्टी की होनी चाहिए। इसी तरह लो वॉल्यूम इरिगेशन, हाई वॉल्यूम इरिगेशन, नो डाउट इसका हमारे उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, हमारे न्यूट्रिएंट अपटेक के ऊपर खासकर। तो इसमें हम आगे कौन सी ड्रिप लाइन हमको काम में लेनी है, और हमारा ड्रिप सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने इसमें आगे स्लाइड डाली है। ड्रिप इरिगेशन कॉन्सेप्ट ये सिंपल सा एक इसका मैं कहूंगा कि जो हमारी ड्रिप इरिगेशन है इसका सीधा सीधा रिश्ता होता है हमारे जो पर्णरंध्र या स्टोमेटा होते हैं, या मैं कहूंगा कि ट्रांसपीरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो जब स्टोमेटा खुलेगा तभी ट्रांसपीरेशन होगा, और जब ट्रांसपीरेशन होगा या स्टोमेटा खुलेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। और जितना पौधे को अच्छे से पानी मिलेगा मिट्टी से, उतना ही उसमें ट्रांसपीरेशन भी अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होगा। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन कॉन्सेप्ट यही होती है कि इसमें जब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके पानी पौधों को देते हैं या हमारी फसल को देते हैं, तो वो क्या है कि पानी जो अवेलेबल वाटर है, जो 25% पानी है और 25% जो हवा का अनुपात है, वो मिट्टी में ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छे से बना के रखती है। और इसी के कारण हमको अच्छी क्वालिटी, ज्यादा पैदावार और ज्यादा बढ़वार पौधे की मिलती है, ज्यादा फ्रूटिंग, अच्छी क्वालिटी, सारे के सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। एक सोयल फर्टिलिटी और सोयल प्रोडक्टिविटी, ये दो वर्ड आते हैं। कई बार हम मिट्टी टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया कि वो फर्टाइल है सोयल, लेकिन जो फर्टाइल सोयल है उसका मतलब कभी नहीं होता कि वो प्रोडक्टिव भी होगी। तो सोयल की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी फसल को पैदा करने की, उसका जो उत्पादन देने की क्षमता कितनी है। तो ये भी एक मायने रखता है। जैसे कंकड़ पत्थर है, उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर हैं तो उसकी जो बाकी फिजिकल स्ट्रक्चर जो मिट्टी की है वो अच्छी नहीं है, लेकिन वो फर्टाइल है, तो वो हमारे कोई काम की नहीं है यहाँ पे। हाँ, इसमें अगर प्रोडक्टिव सॉइल है तो वो 100% उसकी फर्टाइल होगी। तो ये हमारे को ये एक वर्ड आते हैं, प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए जब भी हम हमारे पॉली हाउस में या नेट हाउस में फसल लगाने जाएं, मैं मिट्टी टेस्ट के बारे में कहता हूँ। हमारी जो न्यूट्रिएंट की सीरीज चल रही है, जो एपिसोड्स चल रहे हैं, उसमें भी मैं बार बार कहता हूँ कि मिट्टी की जांच हमें बहुत जरूरी है करानी, और वो भी डिटेल्ड के अंदर। ये एक मैंने मिट्टी की जांच की इसमें रिपोर्ट लगाई है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है कि हमारी जो एनालिसिस की वैल्यू है वो क्या है और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छी है। ऊपर की प्राइमरी न्यूट्रिएंट, पीएच, ईसी ऑलमोस्ट ओके हैं, पीएच थोड़ा सा ज्यादा है। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ऑलमोस्ट ओके हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी ऑलमोस्ट ओके है। अभी यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम की मात्रा, ऑलरेडी हमारी मिट्टी में कैल्शियम अच्छी मात्रा में है। जो हम इस एनालिसिस, इस मिट्टी का जो एनालिसिस देख रहे हैं इसमें, तो हमें ऐसी अवस्था में कैल्शियम का जो प्रयोग है वो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी रेंज है, जो स्टैंडर्ड है, उतना कैल्शियम ऑलरेडी हमारी मिट्टी में है। ऐसी कंडीशन में अगर आप फर्टिगेशन में कैल्शियम ज्यादा देंगे तो वो क्या होगा, फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके इनसोल्युबल साल्ट बना देगा। मैग्नीशियम इज ऑलमोस्ट ओके, सोडियम भी ओके है,
सल्फर ऑलमोस्ट ओके है, थोड़ा सा सल्फर कम मैं कह सकता हूँ है कि ऑलमोस्ट ये 30 के आसपास होना चाहिए ppm। अभी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर इसमें बात करते हैं, आप देखेंगे कि आयरन ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन बाकी जो है जिंक है, खास करके जिंक है, मैग्नीज है, बोरोन है, ये थोड़ा सा कम है इसमें। तो ये जब हम जो हमारी बेसल डोज है उसके अंदर इनका और इनका इनकॉर्पोरेशन करना हमारे को जरूरी है। तो ये मिट्टी की जब हम जांच कराएंगे तभी हमें पता लगेगा। तो जो भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं नई फसल लगाने की, तो उसका ये डिटेल्ड में हमें जो सॉइल एनालिसिस है वो जरूर करवाना है। इसी तरह से जो प्लांट जो पानी का एनालिसिस है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गई जल्दबाजी में। मिट्टी के साथ में पानी का भी, क्योंकि पानी जो हम अगर खीरे की खेती कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, एक किसी का कॉल आ रहा है, सॉरी। हाँ सर, मीटिंग चल रही है सर, बाकी तो ज्वाइन है लोग आपके, आप चेक कीजिए आपके उधर में भी कुछ इश्यू। कोई बात नहीं सर, जी 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 जी, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम जैसे मिट्टी जांच की बात कर रहे थे, ऐसे ही जो हमारी पानी है उसकी रिपोर्ट भी हमको करानी है। ईसी है, टीडीएस है, उसकी टॉक्सिसिटी है, प्लस उसमें जो इमिटर क्लॉगिंग के जो फैक्टर्स है, खास करके आयरन, मैग्नीशियम आपका, और कैल्शियम इवन पानी में होता है वो। मैग्नीशियम और आयरन ये हमारी जो पानी की क्वालिटी है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसी तरह से कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। तो ये हमारी जो स्टैंडर्ड रेंज है उससे ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, ये जब हम फर्टिगेशन करेंगे तो ये उस पानी के अंदर क्योंकि ऑलरेडी है तो ये रिएक्शन करेंगे तो वो पानी फट जाएगा। तो पानी का एनालिसिस हमें भी डिटेल्ड में करवाना है। उसके अंदर खास करके उसका ईसीपीएच और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हमको जरूर देखनी है। कई बार हम टीडीएस से इसको वो करते हैं कि साहब टीडीएस आ रहा है या ईसीएच, ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीजें होती है। टीडीएस को हम टोटल डिजोल्व सॉलिड से होते हैं, पानी के अंदर जो घुलनशील जो सॉलिड हैं उनको हम टीडीएस कह देते हैं। अगर इनका आप कन्वर्जन रेशो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 640, जैसे अगर 640 टीडीएस है तो वो ऑलमोस्ट एक इसी के बराबर होता है। तो इसीलिए मैंने ये इसमें स्लाइड डाली है। ये जैसे इलेक्ट्रिकल सेलेनिटी मेजरमेंट कैसे करते हैं उसका भी मैंने डाला। ये कन्वर्जन है इसके अंदर कि टोटल जो टीडीएस है और जो ईसी है उनका कन्वर्जन रेशो क्या होता है। तो आप कई बार हमारे पास टीडीएस होता है कि साहब हमारा 1000 टीडीएस का पानी है, तो वो ऑलमोस्ट यू मानिए आपकी 1.35 या ऐसी कुछ उसका टीडीएस होगा। इसी तरह से जो हमारी मिट्टी की रिपोर्ट जैसे हम कह रहे थे, ये एक मिट्टी की पानी की रिपोर्ट है। मैं आपको थोड़ा सा डबल श्योर करना चाहूंगा कि कई बार हम मिट्टी की जांच करवा लेते हैं, पानी की जांच करवा लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप डबल श्योर होइए इसके अंदर। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जांच रिपोर्ट सही नहीं होती। हालांकि मैं इसको ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें डबल श्योर का मतलब है कि आप दो जगह से उसको चेक करवाएं। आप प्राइवेट में कराएं चाहे आप गवर्नमेंट से कराएं, लेकिन डबल श्योर होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे यूथ इसलिए दिखाया है, यहाँ पे आप इसमें पीएच देखिए कितना है और ईसी देखिए कितनी है। 5.4 ईसी है और उसका पीएच आ रहा है 6.65। और ये राजस्थान के एक सोयल टेस्ट जो किया है, सॉरी पानी जो टेस्ट किया है उसकी रिपोर्ट है। ऐसा संभव नहीं होता, ये इसको रिपोर्ट को देखने से ही पता लग रहा है कि रिपोर्ट गलत है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको डाउट हो रहा है या आप डबल श्योर होना है तो आप दो जगह से इसकी मिट्टी की जांच करो। इसके बाद में हम आते हैं, जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो हमारा एक फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है एफआईएम। एफआईएम को हमको इनरिच करना है, या हमको जो अंदर
खाद डालनी है गोबर वाली, वो बहुत अच्छी सड़ी गली होनी चाहिए, क्योंकि हमने CN रेशो के बारे में भी डिस्कशन किया था कि वाइड CN रेशो जब होता है तो उससे क्या होता है कि जो अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, खास करके नाइट्रोजन, ये कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है, और मिट्टी का जो CN अनुपात जो एक आइडियल है वो होता है 24:1, यानी 24 आपका कार्बन होना चाहिए और उसके रेशो में 1 नाइट्रोजन होनी चाहिए। अगर हमारी गोबर की खाद सड़ी गली नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो CN रेशो है वो वाइड हो जाता है, मे बी 40:1, मे बी 50:1। तो वो क्या करेगा, जो हमारी डिकम्पोजिशन रेट है जो मिट्टी की, या जो मिट्टी की जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है उसको स्लो कर देता है, और उसके कारण हमारी जो पौधे की बढ़वार है उस पर डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो गोबर की खाद की आप प्लानिंग, जैसे हमको एटलीस्ट 2 महीने पहले इसकी, जैसे हम शादियों की प्लानिंग करते हैं कि शादी करनी है, वैसे ही आप गोबर की खाद के लिए प्लानिंग करके रखें। अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी है। उसको आप इनरिच कर सकते हैं जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। मैं आपके साथ में कुछ शेयर करूंगा। अभी मार्केट में बहुत सारे बायो एजेंट्स जो हैं, जो हमारे मित्र फफूंद है, मित्र बैक्टीरिया हैं, वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। वेस्ट डिकम्पोजर अवेलेबल हैं, आप इन सब को यूज कीजिए। इसी तरह मैंने अभी कुछ सर्च किया था तो एक जो कैडिला कंपनी है, कैड एग्रो, उनकी वेबसाइट है, मैंने नीचे इसमें साइड में डाला भी है। उनके काफी सारे बायो प्रोडक्ट आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां होगी, इफको है वो भी बना रही है, टी10 कंपनी है जो अच्छी रेपुटेड कंपनी है, या जैसे हमारे जो राजस्थान के ग्रोवर्स हैं उनके लिए जो हमारा मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है, SR मीना साहब वहाँ पे हैं, वो बहुत अच्छे कल्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ये कल्चर डालने हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट लिया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हमारी मिट्टी में इतना फास्फोरस है कि हमको अगले 100 साल तक भी फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते हम उस फास्फोरस को यूटिलाइज करें, उसका वो जो अनअवेलेबल फॉर्म में है उसको अवेलेबल फॉर्म में बनाए। तो ये जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, वो सब आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये सब के सबको एक माध्यम चाहिए, वो होता है गोबर की खाद, ऑर्गेनिक मैटर उसको चाहिए डेवलप होने के लिए। तो ये सब हम कल्चर उसको डाल के गोबर की खाद में उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट चैप्टर हो गया। जब हम कुकुम्बर हो, चाहे आप कैप्सिकम लगा रहे हो, चाहे आप टमाटर लगा रहे हो, कोई भी फसल हम लगाने वाले हैं, तो उसके लिए ये हमारे लिए जो बायो एजेंट्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसके अंदर भूमिका अदा करते हैं, और आपकी जो मैं कहूँगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको भी ये कम करते हैं। तो इनके ऊपर आप जरूर मैं कहूँगा आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप ये अवेलेबल करके और इनको आप जरूर काम में लीजिएगा। फिर सेकंड स्टेप हमारा आता है कि जब हमारे को खेत खाली हो गया तो उसको स्टरलाइजेशन करना। स्टरलाइजेशन करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, हम केमिकल से भी कर सकते हैं, हम सोलर से भी कर सकते हैं। सोलर जो है स्टरलाइजेशन, उसके ऊपर सौर्यकरण के ऊपर मैंने एक अलग से मीटिंग ली थी। मैं फिर भी थोड़ा इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि खेत को पूरा अच्छे से खाली करके उसमें जितना भी गोबर का खाद डालना है वो हमको पहले डालना है, ताकि उस गोबर की खाद में जो भी फंगस, बैक्टीरिया या निमेटोड है वो खत्म हो जाए। उसको डाल के खेत को बिल्कुल प्लेन करके, जैसा इस फोटो में दिखाया गया है, ड्रिप लाइन को बिछा दीजिए, और फिर उसके ऊपर सीड को अच्छे से बिल्कुल एयर टाइट आप लगा दीजिए। तो ये क्या है, इस कंडीशन में हम लगभग इसको 45 दिन, 1.5 महीने के आसपास रखते हैं, 40 से लेके 60 दिन तक। तो इस कंडीशन में रखेंगे तो जब हीट होगी इसके अंदर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा, तो जितने भी इसमें हानिकारक जो कीटाणु हैं, जो फंगस, बैक्टीरिया, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर हमको केमिकल से करना है, बहुत सारे केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे हम इसको मिट्टी को हमारे ट्रीट कर सकते हैं। मिट्टी में नमी रहना जरूरी है, क्योंकि जब नमी रहेगी तभी जो फंगस और बैक्टीरिया के स्पोर हैं वो जर्मिनेट होंगे। दूसरा, एक लेटेंट हीट होती है पानी की, गुप्त उष्मा जिसको हम कहते हैं। तो जब वो हीट लगेगी, जो भाप बनेगी, उसकी जो हीट होती है वो और ज्यादा उनको किल करती है। इसीलिए हमने ये जो ड्रिप लाइन है ये नीचे बिछाते हैं, कि जैसे ही हमको लगे कि अगर नमी कम हो रही है
तो हम उसको नमी की ड्रिप लाइन के थ्रू पूर्ति कर दें। तो इसको स्टरलाइजेशन एक हमारा स्टेप उसमें बहुत जरूरी है। सोलर ट्रीटमेंट जैसे इस फोटो में दिखाया गया है वो आप कर सकते हैं। अगर सर्दियों के मौसम में हम लगा रहे हैं तो आप केमिकल से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मैं कहूँगा हमें निमेटोड की समस्या आ रही है, उसके लिए ये सोलर ट्रीटमेंट अभी तक जो आप सभी के किसानों का फीडबैक आया है वो यही रिजल्ट निकलता है कि सोलर ट्रीटमेंट से बेटर कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है निमेटोड का। तो ऐसे अगर आप में ग्रोवर हैं जिनके निमेटोड ज्यादा आ रहा हो तो उसके लिए आप सोलर ट्रीटमेंट जरूर कीजिए। इसी तरह से मैंने कुछ एक दो प्रोडक्ट और भी देखे थे, जैसे एक ये बेंगल वीर करके इसका बायोनिमेटिसाइड आ रहा है, इसके अंदर वर्टिसिलियम होता है, शायद ये में भी यहाँ पे अपने तबीजी में भी अवेलेबल हो। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये भी निमेटिसाइड है। बायोनिमेटोन जो होता है जिसमें पेसिलोमाइसिस लिनियंस कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा निमेटिसाइड है। तो ये हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, प्लस जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय पे भी हमको इसको डालना बहुत जरूरी है। वो डालना कब है? जब हमारा खेत तैयार हो जाए। जैसे इसके बाद में जब हमारी सारी चीजें तैयार हो गई, सोलराइजेशन हो गया, उसके बाद में आपको उसमें अच्छे से उसकी प्लोइंग करनी है। मिट्टी, जैसे हम कहते हैं, मिट्टी मेन बेसिक चीज है जो पौधे को एक आधार प्रदान करेगी और उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। तो मिट्टी को अच्छे से उसको प्लोइंग, सब प्लोइंग, जो भी सब सोइलिंग, डिस्किंग जो करना है 5-6 बार आप अच्छे से कीजिए, बिल्कुल उसको बहुत अच्छा मिट्टी को बना दीजिए। और इसके बाद में फिर हमको आगे की प्रोसेस उसमें जो बेड प्रिपरेशन वाली है वो स्टार्ट करनी है। ये एक मैंने जर्नल फर्टिगेशन शेड्यूल भी दिया है बेसल डोज का, मे भी ये अलग अलग हो सकता है जो हमारी जो आपकी सोइल टेस्टिंग की रिपोर्ट के हिसाब से। ये एक जर्नल है, आप इसको आधार मान सकते हैं, लेकिन यूं नहीं है कि ये फाइनल है। इसमें लगभग लगभग मैंने सभी खादों का मिश्रण इसमें किया है। जहां पे अगर हमारा पीएच ज्यादा है, आप डीएपी जो है वो पीएच को बढ़ाती है, मिट्टी के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप डीएपी की जगह और बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे 20-20-20 आता है, एक 12-32-16-12-32-16 एक कॉम्बिनेशन आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। और बोन मिल एक इसमें मैंने ऐड किया है, लेकिन बोन मिल वहीं पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बोन मिल में क्या होता है, मेनली फास्फोरस के लिए हम यूज करते हैं, ये ऑर्गेनिक सोर्स है फास्फोरस का। लेकिन बोन मिल हम वहीं यूज करेंगे जहां पे जनरली हमारा पीएच 7 से कम हो मिट्टी का, तभी ये बोन मिल के अंदर से, जो हड्डियों के अंदर से जो फास्फोरस है वो रिलीज होगी, अदरवाइज वो फास्फोरस रिलीज नहीं होगी। तो जहाँ पे हमारी पीएच ज्यादा है मिट्टी का, वहां पे आप बोन मिल यूज नहीं करें, क्योंकि मैंने ऐसा पाया है कि काफी सारे कई जो एग्रोनोमिस्ट हैं वो बोन मिल खूब सारा यूज करवाते हैं किसानों को, कि साहब आप बोन मिल डालिए उससे ये होगा। नहीं, जब तक पीएच आपका 6 से 7 के बीच में नहीं आएगा मिट्टी का, तब तक ये बोन मिल पौधे को जो उसमें फास्फोरस है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो आप बोन मिल का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिए। इसी तरह से मैंने इसमें मैग्नीशियम भी ऐड किया है, क्योंकि जनरली ये देखा है कि इसके जर्मिनेशन के 5-6 दिन बाद में से ही उसका मैग्नीशियम डिफिशियंसी एक शो होने लग जाती है। तो आप मैग्नीशियम पहले बेसल डोज में डाल सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन मैंने ऐड किया है, हालांकि ये अच्छा नहीं है ज्यादा, फिर भी आप इसको डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। ये बेसिकली निमेटोड के लिए यूज किया गया है, तो जहाँ पे निमेटोड की प्रॉब्लम है वो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। फिप्रोनिल जनरली डाला है कि इसमें जो फिप्रोनिल साल्ट है ये बेसिकली जो कोई कीट पतंगे अगर मिट्टी में है, खास करके अगर टर्माइट की प्रॉब्लम है, जो दीमक की, उसके लिए इसमें ऐड किया हुआ है। और एक मैंने जो नीचे बेड बनने के बाद में जो बनाया है, ये वो मिश्रण है एक तरह से, जिसमें हमने सब तरह के कल्चर्स और बैक्टीरिया जो शुरुआत में मैंने दिखाई थी स्लाइड, वो जो तैयार किए हुए हैं उनको हमको बेड के ऊपर डालना है, या आप बेड की जो मिट्टी है उसके अंदर 1-1.5 इंच के अंदर भी हम इसको डाल के काम में ले सकते हैं, ताकि वो हमारे ऊपर रहें और ऊपर उनकी जनरेशन ज्यादा हो।
क्योंकि जनरली ये भी देखा गया है कि खास करके अगर मैं खीरे की बात करूं तो इसकी जो जड़ें हैं वो ऑलमोस्ट 4-5 इंच से नीचे नहीं जाती, जबकि हमारी बेड की हाइट होती है वो ज्यादा होती है, 8-10 इंच 12 इंच तक होती है। इसलिए ये जो हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया वगैरह हैं इनको आप ऊपर की जो सोयल है उसी में टॉप सोयल के अंदर आप उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो ये एक बेसल डोज का आइडिया है मोटा मोटा। अब इसके बाद हमारा जो बेड बनाने का तरीका है लगभग वही अपनी 8-10 इंच 12 इंच की हाइट होनी चाहिए बेड की अच्छी। जहां पे मैं कहूंगा थोड़ी भारी मिट्टी है वहां पे बेड की हाइट आप ज्यादा रखें, क्योंकि वहां पे एरिएशन की प्रॉब्लम आएगी। और बेड की अगर हाइट अच्छी होगी तो उसमें एरिएशन भी अच्छा होगा, इसलिए बेड की हाइट ज्यादा रखें। बेड की जो विड्थ है हमारी वो लगभग आप 2.5 फीट या 70 टू 80 सेंटीमीटर के बीच रखें। मैंने कई जगह पे देखा है कि आप बेड की जो विड्थ है जो उसकी चौड़ाई है वो कम होती है, और बहुत बार हम एकदम किनारे पे लगा देते हैं तो उसको एक साइड में तो मिट्टी मिल रही है उसकी जड़ों को, दूसरी साइड में वो स्लोप आ जाता है। तो इस तरह से उसको हमको नहीं करना है। बेड बहुत अच्छे से बनना बहुत जरूरी है। ये जैसे बेड बना रहे हैं आप हाथ से भी बेड बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको ट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा एक अच्छा बेड बनना बहुत जरूरी है। अब कितने बेड होने चाहिए इस पे भी खूब सारे डिस्कशन हुए हैं, होते रहेंगे मेरे हिसाब से। जो हमारा जनरली ये पोली हाउस का एक है, इसके अंदर 8 मीटर का स्पान होता है एक। 8 मीटर का मतलब हो गया अपना 800 सेंटीमीटर। उसके अंदर जो अभी तक जो रिजल्ट मिले हैं हमको वो मिले हैं कि इसके अंदर 5 बेड बनने चाहिए। 5 बेड के रिजल्ट सबसे अच्छे मिले हैं। तो 8 मीटर के अंदर 5 बेड का मतलब हो गया कि लगभग एक बेड का पाथ और बेड को मिला के 160 सेंटीमीटर हो गया। यानी हमारी जो बेड का जो सेंटर है उससे जो दूसरी बेड का जो सेंटर है वो 160 सेंटीमीटर होगा। जो हमारे बेड की जो विड्थ है वो लगभग 75 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 फीट के आसपास होगी। और इसके अंदर 20 टू 30 सेंटीमीटर का जो सॉरी लगभग 15-15 सेंटीमीटर का इसमें जो है वो स्लोप आ जाएगा। तो अगर टोटल बेड हम नीचे से देखें तो वो लगभग हमारी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की हो जाएगी। और अगर नीचे से हम देखेंगे तो हमारा जो रास्ता है वो 60 सेंटीमीटर होगा। और क्योंकि उसमें स्लोप है तो ऊपर अगर जब वो आएगा तो वो लगभग हमारा उसमें 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी लगभग वो हमारा 2 फीट 2.5 फीट के आसपास वो हमारा जो पाथ है वो ऊपर से दिखाई देगा। तो ये एक हमारा तरीका है इसको बेड बनाने का। इस तरह से हमको बेड बनाना है। बहुत सारे किसान 5 बेड बना रहे हैं, ये 6 बना रहे हैं, कोई 7 बना रहे हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक इसमें अभी आगे हम आएगी इसमें फोटोग्राफ्स भी मैंने डाले हैं। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है और जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत मायने रखती है हमारी, चाहे आप खीरा लगाएं चाहे आप टमाटर लगाएं उसके लिए। तो ये हमको इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी बेड है वो बहुत अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। उसके अंदर चलने का रास्ता भी बहुत अच्छा जरूरी है, क्योंकि हमको फ्रूट की तुड़ाई भी करनी होती है, कटिंग प्रूनिंग करनी होती है। इसके अलावा हमको स्प्रे करनी होती है। तो इसके लिए ये जो अंदर रास्ता है और ये एरिएशन भी करता है उसके अंदर। तो जो पाथ है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा बेड है। तो ये इसमें हमको मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप सावधानी से बेड बनाए। 6 बेड 7 बेड 8 बेड ऐसे आप बिल्कुल ना जाएं, किसी के बहकावे में नहीं आए, मैं ये कहूंगा इसके अंदर। अब अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि रिवलिस इरिगेशन जो है वर्ल्ड वाइड आपके लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पोली हाउस के लिए, हम आपके ग्रोवर्स के लिए, नेट हाउस ग्रोवर्स के लिए लेके आए हैं। इसके अंदर जो हमारी पीसी या पीसीएनडी हमको यूज करनी चाहिए, और आप इसके स्पेसिफिकेशन भी लिखे हुए हैं। इसके मेन फंक्शन जो होते हैं, एक तो 12 mm में भी अवेलेबल है, 16 mm में भी अवेलेबल है। पीसी का मतलब होता है प्रेशर कंपनसेटेड, यानी वो जो पानी है वो हर प्रेशर के ऊपर आपका 1 kg से लेके 2.5 2.5 3.5 kg तक बराबर पानी देती है।
यानी हमारा अगर जैसे पोली हाउस के अंदर प्रेशर कम ज्यादा भी हो गया तो भी उतना ही पानी देगी। दूसरा, इसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है, इसका जो फ्लो होता है वो बहुत मायने रखता है। जितना कम डिस्चार्ज होगा उतना ही ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। उसमें दो चीजें आती है, एक तो आपको फर्टिगेशन का टाइम ज्यादा मिलेगा। मान लो मेरे को 1 लीटर पानी देना है, वो मैं 2 घंटे में दूंगा तो मेरे पास 2 घंटे हो गए। अगर मैं उसको 1 घंटे में दे दूंगा तो मेरे को 1 घंटा ही मिला है। तो पौधे की जो जरूरत है उसको पूर्ति करने के लिए जितना लो डिस्चार्ज होता है उतना लो डिस्चार्ज हमको काम में लेना चाहिए। इसीलिए जो हमारे रिवलिस कस्टमर हैं उनके जो पीसीएनडी जनरली लगी हुई है, अगर 16 mm में है तो 1.35 LPH की लगी हुई है। अगर किसी के 12 mm लगी हुई है तो वो 1.05 LPH है, जो कि लो डिस्चार्ज है। और मैं ये कहूंगा कि दुनिया की सबसे अच्छी जो ड्रिप लाइन है वो ये पीसीएनडी है। इसका हाई क्लॉगिंग रेसिस्टेंस है। ड्रिपर डिस्चार्ज मैंने जैसे कहा इसका बहुत लो है। इसकी जो परमिसिबल लेंथ है वो बहुत अच्छी है। और जो इसका जो क्लॉगिंग है, आप जो फ्लो जो यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर आती है, एक ड्रिपर एक्सपोनेंट वैल्यू होती है एक्स, वो इसकी सबसे कम है। जो इंडस्ट्री में जो बाकी इंडस्ट्री जो काम कर रही है या जो प्रोडक्ट दे रही है उनसे ये बहुत बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसमें 2 आउटलेट हैं, आपने अगर देखा होगा। 2 आउटलेट इसलिए इसमें हेल्पफुल है, दोनों से पानी निकलता है मिलके। जैसे अगर आपके 1.3 LPH की है तो दोनों से मिलके 1.35 LPH पानी निकलेगा। लेकिन जब हम सिस्टम को बंद करते हैं तो कई बार एक अगर मान लो आपका जो होल है वो अगर मिट्टी के अंदर है तो दूसरा ऊपर रहता है उसके अपोजिट में, ताकि कई बार एयर उसको अंदर सक करने के लिए दूसरा होल जो है उसके अंदर हेल्प करता है। तो मैं कहूंगा कि आप पीसीएनडी पे जाए। एनडी एनडी जो मैकेनिज्म जिसको हम नो ड्रेन कहते हैं, नो ड्रेन का मतलब होता है कि जब हम सिस्टम को बंद करते हैं तो एक सीलिंग होती है उसके अंदर, यानी जो ड्रिपर है वो क्लोज बंद हो जाते हैं। वो हमारा जो है 1 मीटर है 16 mm का, और लगभग 1.2 मीटर है 12 mm का। तो वो क्या करता है कि उसको ड्रिपर को क्लोज बंद कर देता है, तो उसमें से पानी टपकना बंद हो जाता है। ये जब प्रेशर सीलिंग प्रेशर आने के बाद में, इसका फायदा ये होता है कि कई बार हमारा बेड होता है वो उसमें स्लोप होता है, क्योंकि हमारे पोलिया उसमें स्लोप होता है, इसीलिए बेड के अंदर भी लगभग 2 फीट तक का कभी कभी स्लोप होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जब हम सिस्टम बंद करते हैं तो प्रेशर कंपनसेटेड या जो नॉर्मल ड्रिप लाइन होती है उसमें क्या है, सारा पानी वहां पे जाके उसका टपकता रहता है। जो एनडी है, जो नो ड्रेन मैकेनिज्म में, वो पानी नहीं टपकता है सीलिंग जो क्लोजिंग प्रेशर के बाद में, तो वो पाइप हमेशा भरी हुई रहती है। दूसरा इसका ये फायदा है कि जब हमको पल्स इरिगेशन करनी है, जैसे सर्दियों में मान लो मेरे को 10 मिनट पानी देना है, तो क्योंकि ये पाइप भरी हुई रहती है तो आप पल्स इरिगेशन इसको हम कहते हैं। आप 5 मिनट के लिए भी पानी दे सकते हो, आप 10 मिनट भी पानी दे सकते हो। जबकि जो नॉर्मल ड्रिप लाइन होती है वो 10 मिनट तो उसको फिलिंग का लग जाएगा, वो पूरा भरने के अंदर ले लेगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है पीसीएनडी। हमारे जो पोली हाउस नेट हाउस ग्रोवर्स हैं, आप अधिक इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसका पूरा डिटेल, इसका डाटा आपके साथ में शेयर करूंगा। इसी तरह से हमारा जो एक वाइड रिप्लाइन भी हमारे पास में है, जो कोई भी इंडस्ट्री के पास में नहीं है। इसका मेन बेनिफिट मिलता है कि जो ये टेम्परेचर को कम करने में मदद करती है। जब भी जैसे अभी गर्मियों का टाइम है तो क्या होता है, ब्लैक कलर होने के कारण वो हीट अप हो जाती है, उसका पानी भी अंदर से हीट हो जाता है, क्योंकि एनडी मैकेनिज्म अगर हम काम में ले रहे हैं तो वो क्या है, जब गर्म पानी पौधे की जड़ों में जाता है तो वो उसकी जड़ों को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसी तरह से जो हम फोगर्स लगाएंगे ऊपर, उस फोगर्स के अंदर भी हम व्हाइट प्लेन लेटरल आती है वो हमें काम में लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम फोगर्स गर्मी में काम में लेते हैं तो उसके उसके अंदर भी वो जो पाइपलाइन है वो पानी से भरी हुई रहती है, और गर्मी के कारण वो पूरा पानी हीटअप हो जाता है। हीट होने के कारण जैसे ही हम फोगर चलाएंगे तो वो जो कूलिंग इफेक्ट आना है उसका, उसको आने में टाइम लगता है। तो व्हाइट ड्रिप लाइन भी हमारे पास में अवेलेबल है। इस पे व्हाइट कोटिंग होती है अलग से, 12 mm में भी है, 16 mm में भी है, प्लेन में भी है, पीसीएनडी भी है।
तो अगर आपकी ऐसी भी किसी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा इसमें प्रोडक्ट काम में आता है पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर, वो आता है फोगर्स और मिस्टर्स। सबसे पहले हम फोगर की बात करेंगे। जो हमारे पास में जो फोगर है उसको हम FLF कहते हैं, फोगर लो फ्लो, क्योंकि इसका जो हमारा फ्लो है और जो इसका ड्रॉपलेट साइज है वो सबसे बारीक है। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा फोगर किसी के पास में भी नहीं है, मैं कहूँगा। और इसके अंदर अलग अलग सीलिंग प्रेशर पे भी ये अवेलेबल है, 2.5 kg पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये 4 kg वाला भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये जो फोगर है इसका बहुत सारे किसानों का अभी मैं कहूँगा कि ऐसे भी मेरे पास में जो क्वेश्चन आते हैं कि साहब ये फोगर तो हमारे काम में नहीं आते। कई बार ऐसा भी होता है कि कई किसान कहते हैं साहब मैंने फोगर चलाए और उसके कारण मेरी फसल खराब हो गई, ऐसे भी आते हैं। तो फोगर जो है ये कैसे काम करता है इसको हमको समझना है। फोगर में क्या होता है, जनरली जब हम लो ह्यूमिडिटी होती है उस समय पे इनको काम में लेते हैं, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है मैं कहूँगा ये फोगर्स काम में लेने का सबसे उपयुक्त समय है अगर आपके वहाँ पे कोई ग्रोवर की फसल खड़ी है तो। इसके अंदर क्या होता है, सेम ये कूलर की तरह ही काम करता है। इसकी जो पानी है वो हवा में घुल के और ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उसका आपका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दूसरा जो फोगर को चलाने का टाइम है वो बहुत ही कम है, मैं कहूँगा कि मे बी 30 सेकेंड से लेके और 1 मिनट मैक्सिमम। इसका है कि जैसे ही हमारा फोगर ऊपर चला और हम अगर नीचे खड़े हैं तो वहां पे जैसे ही पानी आने लगे आप फोगर को बंद कर दीजिए। क्योंकि कई किसानों ने क्या किया, इसको 10-10 मिनट चलाया, किसी ने आधे घंटे चलाया, तो उससे क्या हुआ कि वो अंदर उमस पैदा हो गई, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई और गर्मी, ऊपर से गर्मी थी। तो गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने के कारण अच्छा टाइम अभी 1 मिनट रहा है। टाइम थोड़ा हमारा लिमिट का अभी रहा है, 1 मिनट से भी कम समय रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में हम वापस मिलेंगे सभी और हम आगे इस पे चर्चा फिर जारी रखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद में भी ये मीटिंग जारी रहेगी। अभी तो हमें बहुत सारे डिस्कशन करने हैं मैं कहूँगा। तो आप जितने भी ग्रोवर्स हैं कृपया आप सभी जुड़े रहिएगा हमसे। और एक 5 मिनट का हम सभी ब्रेक लेते हैं, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ और उसके बाद में फिर हम दोबारा से मिलेंगे। लिंक हमारा वही काम करेगा जो अभी पहले जिस लिंक पे आपने क्लिक करके आप हमसे जुड़े हैं, सेम लिंक पे आप जुड़िएगा। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ABCD से ही तक ही पहुंचे, अभी तो काफी चर्चा